सभी बच्चों को राम राम। चलो बच्चों देखते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो आज रहेगी आपकी क्लास नंबर 5 और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अच्छा रूल है, ठीक है, और एग्जामिनेशन में बहुत आता है। तो आज के रूल का नाम है, ये रहा आज का रूल, ठीक है। अगला जो भी रूल होगा, और ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल। याद रखो गाइस, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके होते हैं हु, whom, whose, which, what और that, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 2 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो दोनों टाइप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। देखो अब इसमें आपका टाइप नंबर 1, अब यहां से आपसे पूछेगा इट इज आई हु इज एम आर योर टीचर, ऐसे पूछेगा। अब क्या है कि बच्चा इसमें लगा देता है इज, क्योंकि सेंस के अनुसार इसमें इज सही लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे तो आप लोग क्या करोगे, वो देखो भाई, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और इससे पहले जो कुछ भी आ रहा है इसको आज के बाद आप लोग बोलोगे एंटीसीडेंट। क्या बोलोगे, एंटीसीडेंट। और आपको याद रखना है कि जो एंटीसीडेंट होता है ये या तो नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा, इसके अलावा और कोई चीज़ एंटीसीडेंट नहीं बनेगी। यानी एंटीसीडेंट होने के लिए 2 ही कंडीशन है, या तो वह नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा। इसके अलावा कुछ भी आपका एंटीसीडेंट नहीं बनेगा, ठीक है। अब एंटीसीडेंट को आप लोग गांव वाली भाषा हिंदी भाषा में क्या बोलोगे, पूर्ववर्ती। क्या बोलोगे, पूर्ववर्ती। तो आपको याद रखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है ना बच्चों, ये हमेशा एंटीसीडेंट से अग्री करेगा। किससे अग्री करेगा, एंटीसीडेंट से। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट में हमारा आई है तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब वाई द क्वेश्चन ये होता, इट इज रोहित हु, ये काम करते हैं दैट लगाते हैं यहाँ पे, दैट मेक आएगा या मेक्स आएगा अनु इज, ठीक है। एक एग्जांपल और देखा हम लोगों ने, इट इज यू हु हैज या हैव डन सच स्टूपिड थिंग्स। एक एग्जाम्पल और लिखा हम लोगों ने। देखो एग्जाम्पल बहुत लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर भी समस्या हो तो मैंने आपको बता दिया कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, कमेंट बॉक्स में आके अपना बता दें, जो भी चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएंगी, सिखा समझा दी जाएंगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखा हम लोगों ने, हमने लिखा इट इज विवेक दैट वॉन्ट आएगा या वॉन्ट्स आएगा टू मीट आलिया। ये कुछ क्वेश्चंस है भाई, अब निपटाओ गाइस। तो पहले वाले का उत्तर क्या होगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा बताओ, जवाब दो भाई, जवाब दो, आपको बताना पड़ेगा। क्या होगा भाई, शाबाश, सही पकड़े। तो ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और मैं आपको बता चुका हूं कि रिलेटिव से पहले यहाँ पे जो आएगा उसे आज के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट में कौन है भाई, रोहित है। अब रोहित एक वचन या बहुवचन, तो एक वचन भाई। तो अगर रोहित एक वचन है ना, तो वर्ब इसके साथ में एक वचन आएगा, लिहाजा आपको यहाँ पे ये लगाना है मेक्स। और कंफ्यूज मत होना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ब में अगर एस या ईएस का प्रयोग होगा तो वर्ब होता है सिंगुलर, लिहाजा यहाँ पे ऐसे ईएस आ रहा है तो ये वर्ब कैसा माना जाएगा, सिंगुलर। फिर मैंने बोला इट इज यू, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है,
तो एंटीसीडेंट क्या माना जाएगा? यू। और एंटीसीडेंट होने के लिए दो कंडीशन है, या तो यह नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है। इसका हिंदी में समस्या है, यह तुम हो जो डन सच स्टूपिड थिंग्स, जो ये बेवकूफ़ी भरी हरकत कर चुके हैं। ठीक है, ये तुम हो जिसने ये बेवकूफ़ी भरी जो बेवकूफ़ी भरा काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात बताओ, यू आ रहा है, अब यू के हिसाब से क्या आ जाएगा? हैव आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देखो, इट इज़ विवेक, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट कौन है? विवेक। तो मैंने बोला यह विवेक है जो मिलना चाहता है किससे? आलिया से। ठीक है, तो अगर आलिया से मिलना चाहता है मीन्स यहाँ पे विवेक आलिया से मिलना चाहता है। अब विवेक आलिया से मिलना चाहता है, विवेक एक वचन है, और अगर ये एक वचन है ना तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ई सही है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? और अगर मेरी बात समझ आई तो फिर आते हैं टाइप नंबर 2 पे। ये रहा सबसे ईजीएस्ट टाइप, या तो कोई बहुत सिंपल टाइप है। ठीक है, टाइप नंबर 2। अच्छा, इसमें टाइप और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो ही टाइप पढ़ाऊंगा। दो टाइप्स में क्या है कि आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, तुम इसको एक बार हटा देता हूं, आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ये क्या करोगे? स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, राधे कृष्ण। फिर आते टाइप नंबर 2 पे। तो टाइप नंबर 2 थोड़ा सा टफ रहता है बच्चे के लिए, लेकिन मैं इसको आसान बना दूंगा क्योंकि मैं आपको बेसिक के साथ में कराने वाला हूँ। अब मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा सचिन हु लिव या लिव्स इन मुंबई इज या आर अ गुड प्लेयर। ये मेरा क्वेश्चन है। एक एग्जांपल और, सचिन हु लिव या लिव्स इन मुंबई। एक एग्जांपल और, सचिन लिव या लिव्स इन मुंबई इज या आर अ गुड प्लेयर। तो ये 3 एग्जाम्पल है। अब देखो, इन एग्जाम्पल्स को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो आपको बता दूं इसमें जुगाड़ काम करेगी, और दूसरा कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको दोनों फंडे बताता हूँ, एक तो इसमें जुगाड़ काम करेगी अपनी, दूसरा एक फंडा काम करेगा, एक कॉन्सेप्ट काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अब कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए, तभी समझ आएगा। ठीक है, जैसे मैंने अगर बात करूं मैं, इसमें ये रिलेटिव प्रोनाउन है, सचिन एंटीसीडेंट है, तो सचिन के हिसाब से क्या आ जाएगा? लिव्स आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आएगा। ऐसे यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो सचिन के हिसाब से क्या आ जाएगा? लिव्स आएगा। यहाँ पे लिव्स आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज आएगा। अब समस्या पता क्या है कि ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, बस ये प्रॉब्लम है। यानी ये भी गलत, ये भी गलत। अब प्रॉब्लम ये कि भैया गलत क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले वाला सही है और दूसरा तीसरा गलत है? क्योंकि हमने वर्ब तो सही लगाए हैं भाई, और वास्तव में वर्ब सही है, वर्ब में कोई समस्या नहीं है। तो हमें मालूम चला कि भैया वर्ब में समस्या नहीं है, लेकिन सेंटेंस में और भी कुछ समस्या है इसमें, जिसकी वजह से ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसमें वजह क्या है, क्या समस्या है, उसको मैं आपको लॉजिकली बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक छोटा सा बेसिक समस्या हम लोग। अब इसके बेसिक में क्या है कि आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, क्लॉज। क्या पता होनी चाहिए? क्लॉज। तो क्लॉज शब्दों का वह समूह होता है जो वाक्य को पूरा अर्थ दे भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसमें एक फाइनाइट वर्ब आता है। तो इस बात को यहाँ लिख देता हूं मैं। क्लॉज होता है बच्चों, इट इज अ ग्रुप ऑफ words that may or may not
मे नॉट मेक कंप्लीट सेंस। एंड मस्ट हैव अ फाइनाइट वर्ब, यानी इसमें एक फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी होता है। अब जैसे फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, तो ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में, यानी जो मैंने फंडामेंटल की क्लास जो डाली हुई है, हालांकि इसमें वॉइस प्रॉब्लम है, फिर भी एक बार फंडामेंटल की क्लास में जाके आप फाइनाइट वर्ब को देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने आपको फाइनाइट के बारे में, नॉन फाइनाइट के बारे में, उनके छोटे मोटे फंक्शंस के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो क्लॉज क्या होता है कि शब्दों का वह समूह जो वाक्य को पूरा अर्थ दे भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसमें एक वर्ब का आना ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी मैं अपने शब्दों में कहूँगा क्लॉज वह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। क्या होगा भैया? सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है ये भी आपको बेसिक में जाके सीखना है। मैंने फंडामेंटल की क्लास में ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हुई हैं। एक बार फिर बता दूं, इसमें वॉइस प्रॉब्लम है तो आप लोग अपना हेडफोन वगैरह लगा के देखना। ठीक है, हालांकि ये बात भी सही है कि मैं फंडामेंटल की क्लास दोबारा रिकॉर्ड करूँगा और दोबारा डाल दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो आपकी वॉइस की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। अभी थोड़ा मेरे पास समय कम है, क्योंकि आपको पता है मैं ऑफलाइन आगरा पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से टाइम कम मिल पाता है। तो किसी दिन जब मुझे समय होगा तो मैं फंडामेंटल की क्लासेस को रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, अब जैसे अभी पढ़ा के आया तो मेरा अभी भी गला ख़राब है, प्रॉब्लम हो रही है ना। तो एक्चुअली में 9-10 घंटे पढ़ाने के बाद में क्या कि हालत ख़राब हो जाते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम है हमारे गले में। तो क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा आई लव राम, तो इसमें ये लव राम क्या आपका प्रेडिकेट है और ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन क्या होता है? बोलो, क्लॉज होता है। ठीक है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। ठीक है, ये क्लॉज के लिए कंपलसरी होते हैं, यानी क्लॉज में वर्ब का होना क्या होता है बच्चों? ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। अब एक क्लॉज और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्या बोलेंगे बच्चों? रिलेटिव क्लॉज। तो इसके बारे में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि वे क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं, यानी वे क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होंगे और दूसरे वर्ब या फुल स्टॉप पर समाप्त होंगे, उन्हें रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब इस सेंटेंस को देखो, ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन और इससे स्टार्ट होने वाले जो क्लॉज होंगे वो क्या होंगे? आपके रिलेटिव क्लॉज। हाँ या ना? क्या होंगे बच्चों? रिलेटिव क्लॉज। और ये बस एक छोटी सी बात और समझनी है कि जो हु होता है ये सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा? हुज होगा, हुम होगा, और पोजेसिव होता है हुज। ठीक है, ये रहा है। विच सब्जेक्ट होता है, विच ऑब्जेक्ट होता है, और ऑफ विच इसका क्या होता है? पोजेसिव होता है। दैट सब्जेक्ट होता है, दैट ऑब्जेक्ट होता है, और ऑफ विच इसका पोजेसिव होता है। ये बात आपको याद रखना है। इससे क्या है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने बोला कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन है, तो इसमें एक सब्जेक्ट हमारा सचिन है और दूसरा सब्जेक्ट कौन है? हु, क्योंकि मैं बता चुका हूँ हु सब्जेक्ट बनेगा। अब इस रिलेटिव क्लॉज का सब्जेक्ट कौन माना जाएगा? हु। अब ये रही रिलेटिव क्लॉज की क्या बच्चों? वर्ब, और ये रहा रिलेटिव क्लॉज का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने बोला क्या? मैंने आपको बोला था कि रिलेटिव क्लॉज क्लॉज क्या होते हैं? इसको क्लॉज कर लेना आप लोग, थोड़ा सा क्या करोगे? इसको क्लॉज करोगे। ठीक है, तो आपको याद रखना रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं? वे क्लॉज जो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होंगे, है ना, और कहां पे खत्म होंगे? दूसरे वर्ब या फुल स्टॉप पर। और रिलेटिव क्लॉज में क्या होगा कि उसका अपना एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, और हो सकता है एक अपना ऑब्जेक्ट भी हो।
तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा तो वो अपनी वर्ब खुद से अग्री नहीं कराएगा, वो अपनी वर्ब अग्री कराएगा किससे? एंटीसीडेंट से। ठीक है, तो यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके अनुसार कोई वर्ब नहीं आएगा, इससे पहले जो कुछ भी आ रहा है यानी एंटीसीडेंट में है उसके अनुसार वर्ब आएगा। यहां पे क्या? लिव्स। अब इस लिव्स का सब्जेक्ट कौन है बच्चों? वो है हु। हाँ या ना? तो यहां से लेकर यहां तक आपका क्या बना? सब्जेक्ट रिलेटिव क्लॉज बना। और आपको याद रखना है रिलेटिव क्लॉज यहां पर किसका काम कर रहा है? मेन सब्जेक्ट को मेन वर्ब से दूर करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें मालूम चला इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है? मेन, सचिन। और मेन वर्ब कौन है बच्चों? इज या आर। अब सचिन सब्जेक्ट है, इसके अनुसार इज आएगा या आर आएगा? तो आर आएगा। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें देखना बच्चों, ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, हाँ या ना? और ये यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है बच्चों? रिलेटिव क्लॉज। अब बच्चा अकेला कौन? सचिन। क्या सचिन का आगे कोई वर्ब आया? नहीं आया। क्या सचिन का कोई ऑब्जेक्ट आया? नहीं आया। तो ये सेंटेंस गलत है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आए तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक जुगाड़ बता देता हूँ। जुगाड़ ये है कि देखो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास में दो हैं और वर्ब एक है। और याद रखना है कि सब्जेक्ट अगर किसी भी सेंटेंस में दो हैं, वर्ब एक है, तो ये शादी नहीं हो पाएगी, यानी ये सेंटेंस सही नहीं माना जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जिसने पहले प्यार किया उसको भगा दो, मीन्स ये हटेगा। ये गलत है। गलत क्यों है बेटा? कि अगर ये आएगा तो ये बना देगा रिलेटिव क्लॉज, और अगर मैंने इसको रिलेटिव क्लॉज बना दिया तो सब्जेक्ट अकेला बचेगा। अब सब्जेक्ट अकेला जब बचेगा तो इसको एक वर्ब की आवश्यकता होगी, जो इसमें वर्ब है नहीं। समझ आया कि नहीं आया? तो इसमें समस्या क्या थी बच्चों? कि इसमें समस्या ये थी कि सब्जेक्ट हमारे पास दो थे और वर्ब हमारे पास एक थी, तो ये गलत था। अब इसमें देखो, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट आ रहे तो दो वर्ब आने चाहिए। तो एक वर्ब ये हो गई और ये वर्ब हो गई, तो इसमें वर्ब दो आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट अगर हमारे पास दो है तो वर्ब भी दो होने चाहिए। सब्जेक्ट अगर हमारे पास एक है तो वर्ब हमारे पास एक होने चाहिए, हाँ या ना? अब इसमें हमारे पास वर्ब एक है तो सब्जेक्ट भी एक होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में सू को हटा देंगे। अब इसको देखो भाई, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये भी क्या है बच्चों? वर्ब है। एक काम करता हूं, पहले मैं इसको हटा देता हूं, ये हौच पौच हो रहा है थोड़ा सा। अब देखो बच्चों, सब्जेक्ट हमारे पास में एक है, वर्ब हमारे पास में दो है, तो ये शादी हो नहीं पाएगी। जब सब्जेक्ट हमारे पास एक है, दो वर्ब है, तो गलत है। जब दो वर्ब है ना, तो सब्जेक्ट भी हमारे पास दो होने चाहिए। तो सेंस के अनुसार किसी न किसी वर्ब से पहले हम लोग क्या लगा देंगे? रिलेटिव। तो सेंस के अनुसार कैसे लगाएंगे? जैसे इसमें आपको लगाना है रिलेटिव यहाँ पे, तो यहाँ पे हु या दैट लगा देंगे, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये वर्ब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या बन गया? रिलेटिव क्लॉज। तो दो सब्जेक्ट हो गए और दो वर्ब हो गए, यानी ये सही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक बात बताओ, अगर मैं इस रिलेटिव को यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दूँ तो कैसा रहेगा? तो भैया ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैंने क्या किया कि सचिन लिव या लिव्स इन मुंबई, अब यहाँ सचिन के अनुसार क्या आ जाएगा? लिव्स आ जाएगा। अब बच्चों का डाउट होता है कि सर हम तो यहाँ रिलेटिव लगाएंगे, तो भैया यहाँ रिलेटिव लगा दो। मैंने यहाँ पे लगा दिया हु, इज आएगा, आर आएगा, अ गुड प्लेयर। तो शायद आपको ना पता हो बच्चों कि हु का एंटीसीडेंट हमेशा पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पर्सन। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जो कुछ भी एंटीसीडेंट बनेगा वो अगले वाले हिंदी मीन को कन्वे करेगा। तो मुंबई के हिसाब से यहाँ पे एज आ जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन क्या मुंबई एक अच्छा प्लेयर हो पाएगा? सेंटेंस को एक बार गौर से पढ़ो। सचिन मुंबई में रहता है, जो कौन मतलब? सचिन, सॉरी मुंबई क्या है बच्चों? अच्छा प्लेयर। क्या मुंबई अच्छा प्लेयर बनेगा? तो नहीं बन पाएगा। यानी जब भी कभी आपको एक सब्जेक्ट दो वर्ब दिखें तो ऐसी सिचुएशन में जो रिलेटिव लगाओगे ना वो सेंस के अनुसार सही होना चाहिए। यानी ऐसी चीज को एंटीसीडेंट बनाओगे जो अगले वाले हिंदी मीन को कन्वे कर सके। तो अगर मैंने यहाँ पे रिलेटिव लगा दिया तो ये जो मुंबई है अगले वाले हिंदी मीन को कन्वे नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें पता है मुंबई एक शहर है, ये कभी अच्छा प्लेयर नहीं बन पाएगा। लिहाजा ये कैसा है बच्चों? ये गलत है, हाँ या ना?
अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में देखा गया है। एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन वाला, एक मैं अपने दिमाग से बनाऊंगा। जैसे मैंने आपसे पूछा द बुक्स दैट आई हैव परचेज्ड इज कॉस्टली। ये आपके किसी एग्जामिनेशन में देखा था या किसी प्रैक्टिस सेट में देखा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने सेंटेंस कहीं पे देखा हुआ है। अब एक सेंटेंस मैंने अपनी तरफ से बना लिया, द बुक्स दैट वॉज आएगा या वर परचेज्ड बाय मी इज आएगा या आर आएगा कॉस्टली। ये रहा। इन दोनों सेंटेंसेस को आपको निपटाना है, ठीक है। तो वही निपटाओ। चलो भाई मैं ही निपटाता हूँ क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अब लाइव नहीं हो, ठीक है। तो द बुक्स दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी दूसरी वर्ब से पहले तक क्या माना जाएगा, रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज का यहाँ पे काम क्या है, मेन सब्जेक्ट को मेन वर्ब से दूर करना। तो मेन सब्जेक्ट हमारा कौन है, द बुक्स। मेन वर्ब कौन है, इज। तो यहाँ पे इसको हटा के आर का प्रयोग करना पड़ेगा, किसके अनुसार, द बुक्स के अनुसार। द बुक्स हमारा बहुवचन है और अगर ये बहुवचन है तो क्या आ जाएगा बच्चों, आर आएगा, ठीक है। अब इसको देखो, द बुक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो द बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बन जाएगा बच्चों, आपका रिलेटिव क्लॉज। और अगर ये रिलेटिव क्लॉज है तो यहाँ पे ये मेन सब्जेक्ट माना जाएगा और ये मेन वर्ब माना जाएगा। इसके बीच में आके ये बैठ गया है, बोलो हाँ। और अगर ये बीच में आके बैठ गया तो मुझे मालूम चला ये हमारा मेन सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब। अच्छा काम करिएगा, यहाँ पे इज आर को हटा के वॉज वर कर लेना आप लोग, है ना, वॉज या वर, क्योंकि पहले वाला पास्ट में है ये वाला, तो उसको भी पास्ट में ले लेंगे हम लोग। तो द बुक्स के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, वर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो एक बार मुझे बता देना, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। आगे चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूं बच्चों। अब ये जो रूल है वो छोटा सा रूल है बच्चों, ठीक है। ये शायद आपका रह गया था, ये हालांकि मुझे शुरुआत में करा देना चाहिए था, मैं करा नहीं पाया, तो इसको यहाँ करा देता हूँ। अगला रूल ये है बच्चों कि अगर किसी भी सेंटेंस में ईदर के साथ में और आ रहे हैं, नीदर के साथ में नॉर आ रहे हैं, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो आ रहे हैं, या केवल और आ रहे हैं, तो आपको याद रखना है वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यानी ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो और केवल और, ये सभी कंजंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये कंजंक्शंस होते हैं। तो इन सभी के केस में वर्ब आपको लगाना है वर्ब के पास वाले के अनुसार। यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो बाद में जो कुछ भी आएगा यहाँ पे उसके अनुसार वर्ब आएगा। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा यू और आई, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, अ थीफ। या तो तुम चोर हो या मैं चोर हूं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ग्रामर में किसी भी सेंटेंस को या किसी भी चीज को बोलने के तरीके काफी सारे होते हैं। तो इस बात को बोलने का एक और तरीका है मेरे पास। इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, ईदर यू और आई, एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा, अ थीफ। ठीक है, राधे कृष्ण। फिर एक एग्जांपल और लिखा हमने, नॉट ओनली रोहित बट ऑल्सो हिज चिल्ड्रन हैज या हैव gone for
अबॉक। केवल रोहित ही नहीं बल्कि उसके बच्चे भी कहाँ पे गए? टहलने के लिए गए। लिखा नीदर रमन नॉर चमन इज आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब एक छोटी सी बात बताओ, यहां पे और आ रहा है तो मैंने बोला कि इन सभी के केस में वर्ब किससे एग्री होगा? या तो मैं कह सकता हूं बाद वाले के अनुसार, या जो वर्ब के पास में आएगा उसके अनुसार। तो वर्ब के पास में आई आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एम। अब यहाँ पे वर्ब के पास में कौन आ रहा है बच्चों? आई। यहाँ भी एम। यहाँ पे वर्ब के पास में कौन आ रहा है बच्चों? हिज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक वचन या बहुवचन? तो बच्चों बहुवचन, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसके अनुसार? हैव। अब यहाँ पे देखो बच्चों, वर्ब के पास में कौन आ रहा है? चमन। चमन एक वचन या बहुवचन? तो भैया एक वचन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। ठीक है, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में छोटी मोटी बातें बची हैं वो हम लोग कल करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात और है बच्चों। देखो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये वही बातें बता रहा हूँ जो मैं ऑफलाइन क्लास में आरकेटी करे क्लासेस में बताता हूँ। ठीक है, आपको शायद पता होगा मैं आरकेटी करे क्लासेस आगरा में पढ़ाता हूँ। ठीक है, काफ़ी समय हो गया, 7-8 साल हो गए पढ़ाते वहाँ पे। तो यही चीज़ें मैं आपको कहाँ पे बताता हूँ? ऑफलाइन में। अच्छा, ऑफलाइन में क्या कि चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझा देते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, सामने बच्चे बैठे होते हैं। ठीक है, वो अपने डाउट्स वगैरह पूछते हैं। यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो फिर भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो भैया तो मुझे एक बार बता देना। ठीक है, तो उस चीज़ का भी मैं समाधान करूँगा कि चीज़ों को और डिटेल में और ज़्यादा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। बाकी हम लोग कल मिलेंगे। सभी को राम राम।